दोस्तों आखिरकार दुनिया के सामने ये बात आ ही गई है कि भारत के लिए अमेरिका से जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे उन्हें पाक के कहने पर ही भारत नहीं भेजा गया। असल में पाक के प्रेम में अंधा तुर्की इतना ज्यादा बौरा गया कि भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस में एंट्री नहीं दी गई और जिस विमान में अपाचे हेलीकॉप्टर्स लोड होकर के आ रहे थे उसे जर्मनी से वापस अमेरिका जाना पड़ा। और अब खबर यह है कि जैसे ही ये अमेरिका वापस पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर्स अनलोड किए गए और अनलोडिंग के बाद उनमें लगे हुए रोटर ब्लेड्स को भी खोला जा चुका है। दूसरी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने एक ऐसे अंडर वाटर ड्रोन को बना करके तैयार कर लिया है जो कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद किसी भी माइन को आसानी से ढूंढ करके तबाह कर सकता है। लास्ट अपडेट, भारत की तरफ से एक नोटाम जारी किया गया है मुंबई रीजन के अंदर ताकि आने वाले समय में किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील किया जा सके और यहाँ से पाक की दूरी सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स की है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत तुर्की अमेरिका से आ रहे अपडेट की बात की जाए तो आप पिछले 2-3 दिनों से खबर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स तुर्की की वजह से भारत नहीं पहुंच पाए हैं। असल में भारत ने कुछ समय पहले इस समझौते को फाइनल किया था जिसमें अब कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। मेन खबर यह है कि भारत आ रहे AH-64E जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स और चलता फिरता टैंक है। हवा में उड़ता हुआ ये टैंक किसी भी तरीके से हमला कर सकता है। तमाम मिसाइलें, तमाम छोटी मोटी बंदूकें इसके अंदर इंटीग्रेट हैं जो कि दुश्मन को आसानी से तबाह कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर इसे ऑपरेट करना काफी ज्यादा आसान है। इसीलिए दुनिया की लगभग सभी सेनाओं के लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला हेलीकॉप्टर है। भारत भी करीब 22 ऐसे हेलीकॉप्टर्स यूनिट्स ऑपरेट करता है और 2020 में 6 और हेलीकॉप्टर्स खरीदने के ऑर्डर प्लेस किए गए थे जिनकी डिलीवरी अमेरिका ने टाइम पर करनी शुरू की, लेकिन बचे हुए 3 हेलीकॉप्टर्स भारत नहीं पहुंच पाए और रिसेंटली ही ये हेलीकॉप्टर्स भारत आ रहे थे। असल में ये सभी हेलीकॉप्टर्स AN-125 नाम के एक बड़े ट्रांसपोर्ट विमान के अंदर लोड करके अमेरिका से भेजे गए। ब्रिटेन होते हुए जर्मनी और फिर तुर्की के एयरस्पेस से होते हुए हेलीकॉप्टर्स भारत आने थे, लेकिन तुर्की ने अपने एयरस्पेस के अंदर अमेरिका यानी सुपर पावर जैसे देश के इस विमान को एंट्री नहीं दी क्योंकि इन्हें पता था कि इसके अंदर हथियार हैं और जब भी हथियारों की ऐसी डील होती है तब बहुत ही लिमिटेड देशों के एयरस्पेस से गुजरना पड़ता है। आप हथियार लेकर के किसी भी देश के एयरस्पेस से नहीं गुजर सकते हो। यूजुअली भी देखा जाए तो आपका कोई भी विमान किसी भी देश की परमिशन के बिना उनके एयरस्पेस में एंटर नहीं कर सकता है। ठीक यही भारत के साथ भी हुआ। जैसे ही AN-125 में बैठे हुए पायलट्स को पता चला कि तुर्की परमिशन नहीं दे रहा है, उन्होंने तुर्की से डायरेक्टली कांटेक्ट किया कि इस तरीके की चीजें हम लेकर के जा रहे हैं। इसका डायरेक्टली किसी भी देश से कोई लिंक नहीं है, ये भारत का खरीदा हुआ सामान है और सीधे इसे भारत एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन तुर्की ने अड़ंगा लगा करके अपने एयरस्पेस में एंट्री नहीं दी है और तुर्की ऐसा पहली बार नहीं करता आया है, बल्कि इजराइल जैसे देशों के लिए भी इन्होंने अपने लगभग सभी पोर्ट्स बंद कर रखे हैं। अगर इजराइल का झंडा मात्र लगा हुआ कोई जहाज इनके पोर्ट पर दिख जाए तो ये उसे भी आने की परमिशन नहीं देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को हेलीकॉप्टर कैसे ये आने दे सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जब इनका पाक प्रेम इतना ज्यादा बढ़ चुका हो कि अपने TB2 ड्रोन से लेकर के एडवांस सैटेलाइट डेटा, युद्धपोत और तमाम इंटरनल इंफॉर्मेशन ये सीधे पाक के साथ शेयर करते हों। लगातार इन दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, लगातार हथियारों की खरीद बढ़ रही है और तुर्की एक ऐसे देश पर पैसा लुटा रहा है जिसका कोई भविष्य नहीं है। ना ही इनके पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज है, ना ही इनके पास पैसा है, ना ही इनके पास स्टेबल गवर्नमेंट और ना ही ढंग का टैलेंट है, ना ही ढंग की पॉपुलेशन है कि ये इनकी मदद कर पाए। सिर्फ भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी करने के लिए सारी हरकतें की जाती हैं और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की ये सारा पैसा अपने दम पर नहीं लगाता। तुर्की के पीछे किसी एक बड़ी ताकत का हाथ हो सकता है जो चाहता है कि नाम तुर्की का आ जाए, बदनाम पाकिस्तान हो जाए, परेशान भारत हो जाए, लेकिन उस ताकतवर देश का नाम सामने ना आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आखिर इसमें किस देश की बात की जा रही है। फिलहाल अमेरिका ने इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज में बिल्कुल सही टाइम के साथ काम किया है। जहां साल 2020 में भारत ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसकी पहली डिलीवरी इसी साल यानी जुलाई 2025 में की गई, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर किए गए, जबकि दूसरा बैच नवंबर 2025 में आना था जो कि सही समय पर डिलीवरी होने ही वाली थी कि तुर्की की वजह से यह सारा प्रोग्राम ठप हो गया। जहां भारत की डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 97 तेजस मार्क 1A के लिए 113 इंजन की नई डील साइन की है। अब तक भारत को सिर्फ 4 इंजन मिले हैं जो कि पुरानी डील का हिस्सा हैं, बट ये नई डील 2028 तक पूरी कर ली जाएगी और 2 सालों में इनकी डिलीवरी शुरू की जाएंगी। अमेरिका टाइमली काम करता है तो डेफिनेटली भारत को कोई इशू नहीं है, अदरवाइज भारत को अल्टरनेट्स खोजने पड़ेंगे। फिलहाल
फिलहाल तुर्की की इस हरकत पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और क्लियर हो चुका है कि इसके पीछे पाक के ही निर्देश दिए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के DRDO से सामने निकल के आ रही है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर DRDO की तरफ से भारतीय नौसेना के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्र के नीचे मौजूद खजानों का पता लगाना, कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल नेचुरल गैस निकल सकती है उसको फाइंड आउट करना, और सबसे बड़ी बात कि ये नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हथियार है क्योंकि ये आसानी से किसी भी माइन को ट्रैक कर सकता है और इंटेलिजेंस शेयर करने के साथ उसे आसानी से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ये भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं, क्योंकि समुद्र के अंदर मौजूद इस तरीके के माइंस अगर कोई बड़ा युद्धपोत है या फिर कोई बड़ा कार्गो शिप है उसे डैमेज करते हुए अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अगर सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए कि क्रूड ऑयल से लदा हुआ कोई शिप भारत की तरफ आ रहा है और इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो भारत को कितने करोड़ों का लॉस होगा। इसलिए DRDO की तरफ से तैयार किया गया यह हथियार भारत के लिए किसी बड़ी गिफ्ट से कम नहीं है। अब इस AUV की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो इसके साइड में स्कैन, सोनार और अंडर वाटर कैमरेज लगाए गए हैं जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन्हें आसानी से कैटेगराइज करने के साथ आपको डेटा शेयर करता है। इसी के साथ इसमें एडवांस डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकग्निशन एल्गोरिथम सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है जो कि ऑटोमेटिक लक्ष्यों को पहचान कर सकता है और ऑपरेट करते समय ये कम पावर कंज्यूम करता है। इसी के साथ इसके अंदर अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंटीग्रेट किया है जो कि कई UAVs के बीच आपस में डेटा ट्रांसमिट करते हुए आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। अब जैसा कि हमने आपको इस्तेमाल बताया, इससे इस्तेमाल माइनिंग से लेकर के खोज कार्य और इस तरीके के माइंस को ढूंढने में किया जा सकता है जिसका भारत को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फायदा और नेवी को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के मुंबई से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने मुंबई के एरोस्पेस में GPS सिग्नल यानी GPS इंटरफेरेंस को लेकर के एक नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है जो कि 13 से 17 नवंबर 2025 के बीच इफेक्टिव रहेगा। और इस नोटाम में मुंबई FIR यानी कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के दो प्रमुख ट्रैफिक सर्विस रूट्स यानी कि L639 और P574 में GPS सिग्नल के लापता या फिर इफेक्टिव होने की चेतावनी दी है। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस दौरान स्पेशल सावधानी बरतने के लिए कहा गया है क्योंकि GPS सिग्नल के बेसिस पर कोई भी चीजें या फिर कोई भी बड़ा ऑपरेशन प्लान होता है तो डेफिनेटली इसमें इनसिक्योरिटीज आ सकती हैं और ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकता है। फिलहाल इस समय भारत के अंदर जो इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कश्मीर हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो या फिर अलग अलग लोकेशंस पर जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, भारत सरकार बहुत ज्यादा चेतन है। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, नोटाम दिल्ली के आसपास भी जारी किया गया था जो कि 6 से 8 नवंबर 2025 के बीच रहा। आपने देखा होगा कि एक नोटाम जारी किया गया था कुछ समय पहले जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट्स पर बहुत सारे फ्लाइट्स सही समय पर लैंड नहीं कर पाए, बहुत सारे फ्लाइट्स खड़ी रहेगी, बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो गई। 6 से 8 नवंबर तक ये हमें स्पूफिंग देखने को मिली जिसकी वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स 36 घंटे तक डिस्टर्ब रहती हैं। इसी तरीके का नोटाम जारी किया गया मुंबई में और ये सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें किन देशों का हाथ हो सकता है, कई बार बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। देखते हैं भारत इसका समाधान कैसे निकालता है। फिलहाल भारत ने अपने जिस नेविक को बना करके तैयार किया है, समय आ चुका है कि उसका फुली ऑपरेशनल तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि GPS पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और अपनी खुद के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए खुद के नेविगेशन को इस्तेमाल करें। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।